मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह सितंबर का पीडी है जिसको संक्षेप में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ के चलना है, आप लोग को कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल से नहीं जुड़े होइएगा तो जुड़ जाइएगा, आपको निश्चित ही फायदा होगा। चलिए, तो फर्स्ट जो है आपको क्या है, संक्षेप शब्द जो देखते हैं उसमें आपको लिखता है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी अभी आरबीआई ने घोषणा किया है कि वो भी बिटकॉइन की तरह अपना एक डिजिटल करेंसी लाएगा। इसी का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब देखिए क्या है, अनेक तरह के लेन देनों के लिए कुछ देश केंद्रीय बैंक ने अपने स्वयं की डिजिटल करेंसी भी जारी की है जो भौतिक मुद्रा के समतुल्य ही है। ऐसे ही डिजिटल करेंसी भारत में शुरू करने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है, ठीक, जिसको ई रुपया कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नियुक्ति की तरह। आइए यहाँ पे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनता दल यूनाइटेड बिहार की एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है। इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश में भी यह क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है और एक आध राज्य में है, लेकिन यहाँ दो जो राज्य है यहाँ पे इसका क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। इसके चुनाव चिन्ह जो है तिरछा है और अध्यक्ष बने हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो आपका होगा, पीयूष गोयल अब राज्यसभा में सदन के नेता। पीयूष गोयल अब राज्यसभा में सदन के नेता हो गए हैं। इस पद पर पहले जो थे आपको कर्नाटक के थावर चंद्र गहलोत, वो अब कर्नाटक के राज्यपाल हो गए हैं। जो पहले क्या थे, राज्यसभा के नेता थे सदन में, इसीलिए इनका ये पद खाली हो गया था। उस जगह पर पीयूष गोयल को लाया गया है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है आपके लिए वो क्या है, तो वो है आपको श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ पद पर नियुक्ति किया गया। फेडरल बैंक जो है आपको अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ये भारतीय मूल के हैं। श्याम श्रीनिवासन को CMD और CEO नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिए, पुनः नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है, एनारिक गासेंटी का भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में मनोनयन। देखिए यह अमेरिका देश जो है शक्तिशाली देश है, विश्व के प्रमुख शक्तियों में से एक है, ठीक। इसीलिए इसके राजदूत भारत में कौन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एनरिक गासेंटी। सभी देश के राजदूत का नाम याद रखना उचित नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। देखिए उप प्रमुख से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, प्रमुख से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा क्या जाता है, घोरमाड़े का नाम याद रखना है, नए उप प्रमुख है, आगे चल के यही प्रमुख बनेंगे। चलिए तो अब हम आते हैं यहाँ पे नौसेना के प्रमुख कौन है, तो नौसेना का प्रमुख जो है वो है करमबीर सिंह। कौन है, करमबीर सिंह। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं रविंद्र प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष। रविंद्र प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन याद रखिएगा लोग, ठीक। ये बिहार के रहने वाले हैं, तो हो सकता है बिहार के जो एग्जाम होगा वहाँ पे क्वेश्चन पूछते, जो पहले चिकित्सक थे अब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी बन गए हैं। नेक्स्ट आते हैं मिनी IP LIC में चौथी प्रबंध निदेशक। मिनी IP LIC में चौथी प्रबंध निदेशक। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रमुख होता था पूछ देता, अब बहुत सारे प्रमुख प्रबंध निदेशक नियुक्ति होते हैं, उसमें से एक ये भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम ही है, ठीक। देखिए 4 आदमी हैं इसमें, मिनी IP हो गए, उसके पहले 3 अन्य प्रबंधक जो है मुकेश कुमार हैं और उसको राजकुमार हैं, सिद्धार्थ हैं। नहीं पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से याद रख सकते हैं, आपको रखना है तो हम टाइप देंगे, किसी को छोड़ दीजिए। मिनी IP LIC में चौथी प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है दीपक दास वित्त मंत्रालय के तहत नए महालेखक निरतक। ये इसको याद कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक। तो वित्त मंत्रालय के तहत नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो वो बने हैं दीपक दास। कौन बने हैं? दीपक दास। चलिए, तो ये आपको छोड़ के चल सकते हैं, कोई इसका जरूरी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आइए न्यूज जो आपका होगा वो है आपको पुरस्कार और सम्मान। यहाँ देखिए, कान फिल्म महोत्सव के प्रमुख पुरस्कार। यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि कान फिल्म महोत्सव होते कहाँ हैं? तो फ्रांस में होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता अभिनेत्री नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑस्कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्षेत्रीय फिल्म के बारे में पूछा जाता है। हो सकता है कभी कभी बोर्ड पगलाया हो तो पूछ दे, तो आप लोग मतलब VBI में मत रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, इस फिल्म के पुरस्कार जो हुआ है उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे अच्छा फिल्म का पुरस्कार फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोरनाउ द्वारा निर्देशित फिल्म टाइटैन को मिला है। तो टाइटन फिल्म टाइटैनिक से, टाइटन याद रखिएगा, टाइटन का घड़ी भी आता है, वहाँ से भी याद रखिएगा कि यहीं फ्रांस में कान महोत्सव हुआ, उसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है। निर्देशक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिल्म के निर्देशित डुकोराउ को महोत्सव का प्रतिष्ठित पॉम डी और पुरस्कार दिया गया। हाँ, अब याद रखना होगा कि पॉम डी और पुरस्कार किसको दिया गया? इसी टाइटैन का निर्देशक को किसको? तो वो है डुकोर नाउ। कौन है? डुकोर नाउ। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है लियोस कैरेक्स को। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखिएगा आपको टाइटैन। ठीक है, कौन है? आपको टाइटैन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? टाइटैन। बस इसी को याद रखिएगा। ये सब ये वाला याद रखिएगा। पॉम डी और किसको मिला है? तो ये मिला है आपको डुकोर नाउ को। बाकी सब छोड़ के चल सकते हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है आपको कौन है? एनेट है। एनेट नहीं, क्या है आपको? लियोस कैरेक्स है। कौन है? लियोस कैरेक्स है। ठीक। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो कौन है? लेड्री जोन्स है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखिएगा और पाम डी और पुरस्कार जिसको दिया गया है वो याद रखिएगा। बाकी सब छोड़ के चल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो दिया गया है वो आपको किसको दिया गया? आशा भोसले को दिया गया है। ये आप याद करके चल सकते हैं। ठीक। यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। उनकी अध्यक्षता में चयन समिति के द्वारा इनका चयन किया गया आशा भोसले का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए। ये बात आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया गया है आपको सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके मालिक जो हैं उनको दिया गया है, साइरस पूनावाला को। किनको? साइरस पूनावाला को। यहीं जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहीं कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, कोविशील्ड जो कोरोना की वैक्सीन है वहीं आपको यहीं सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ये याद रखिएगा, कोविशील्ड जो है स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, यह ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित वैक्सीन है जिसका उत्पादन भारत में हो रहा है। कोवैक्सीन जो है जिसका जो भारत बायोटेक के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, यह पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है, याद रखिएगा। ठीक, और आपको स्पुतनिक सोवियत संघ की वैक्सीन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक। यहाँ पे ये आपको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक हेनरिटा फोर का त्यागपत्र। ये इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, छोड़ के चल सकते हैं। ठीक। हाँ, यूनिसेफ के बारे में आप लोग जान लीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ आपको छोटे छोटे बालकों के लिए काम करता है, ये बात याद रखिएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये बात याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक। अब कौन त्यागपत्र दिया है इससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना है तो आप कर सकते हैं, मेरा राय में छोड़ के चल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं चर्चित व्यक्ति में आते हैं हम लोग बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। ये दोनों पति पत्नी थे, अब इनका तलाक हो गया है, लेकिन जो बिल गेट्स एंड आपको मेलिंडा फाउंडेशन जो चलता था जिसके तहत लोगों को सहायता किया जाता था वो चलते रहेगा, लेकिन पति पत्नी के रूप में अब नहीं रहेगा, त्यागपत्र हो गया इनका। ठीक, मतलब त्यागपत्र करना, तलाक हो गया। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। आगे जो है ये हो गया
निधन में आइए तो मानकौर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित है मानकौर। ये 105 वर्षीय थी। इन्होंने एथलेट्स में बहुत सारे पदक जीते थे। अपने बेटे के कहने पर 93 वर्ष की उम्र में एथलेटिक्स में कदम रखे थे और दौड़ प्रतियोगिता में आपको 2017 में चर्चा में आए थे, जब ये आपको मास्टर एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप खिताब इन्होंने जीता था। तो याद रखिएगा मानकौर क्या चीज़ से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक, किस उम्र में इन्होंने अपना खिताब जीता था, तो आपको देखिए 101 वर्ष की उम्र में अपना इन्होंने पहला खिताब जीता था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यशपाल शर्मा जो हैं ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो 1983 का विश्व कप हुआ था उसके एक सदस्य के रूप में थे। तो आप रफली याद रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। 1983 का विश्व कप जो हुआ था उसमें कपिल देव के नेतृत्व में भारत वेस्ट इंडीज को हराकर प्रथम बार विश्व कप का खिताब जीता था इंग्लैंड में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पे न्यूज आपके लिए हो गया उस वीरभद्र सिंह, ये आपको प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं और इसके साथ साथ आपको केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो याद रखिएगा वीरभद्र सिंह के बारे में कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और उसके बाद आपको ये राजनीति से संबंधित पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पद्मा सचदेव। ये हिंदी और डोगरी की जानी मानी लेखिका है, नाम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनके बारे में और कुछ जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। देखिए अब यहाँ पे हम आएंगे जुलाई 2021 का जो इम्पोर्टेंट डे है, आप लोग रफली देख सकते हैं, हम बता देंगे इम्पोर्टेंट क्या है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा जरूरी है। मतलब हमारा इम्पोर्टेंट बताने का मतलब है कि आप लोग और कुछ याद रखिए या ना रखिए, आपको जो हम वीवीआई बता देते हैं उसको याद रख सकते हैं। आज जिसको बोलते हैं कि छोड़ के चल सकते हैं, तो आपकी मर्जी, छोड़ सकते हैं, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवश्य अगर याद हो रहा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय बैंक का स्थापना दिवस, याद रखिएगा। 1 जुलाई आपको 1955 में इंपीरियल बैंक से क्या हुआ, भारतीय स्टेट बैंक का नाम परिवर्तन कर दिया गया। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, या 3 बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया था। ठीक, तो इंपीरियल बैंक का गठन भारतीय स्टेट बैंक में कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 में। इसीलिए हम लोग 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इसको छोड़ कर चल सकते हैं 1 जुलाई को, रफली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं चार्टेड अकाउंट दिवस, कोई जरूरत नहीं है उसका, 1 जुलाई। कनाडा का राष्ट्रीय दिवस, कोई जरूरत नहीं है, 1 जुलाई। जुलाई का पहला शनिवार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 3 जुलाई, कोई जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। ठीक है, 4 जुलाई को आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं विश्व जूनोसिक दिवस, कोई जरूरत नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस मस्ट वीवीआई है, 11 जुलाई को। ठीक, थीम हम एक बार बता देंगे एक वीडियो में, 1 साल का कवर करके थीम बता देंगे, क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और प्रमुख जो आपको क्या कहते हैं सम्मेलन होते हैं, तो उसका थीम और दिवस का थीम एक जगह करके हम वीडियो डाल देंगे, याद रखिए। ठीक, चलिए 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 14 जुलाई आपको 1789 ईस्वी को क्रांति शुरू हुई थी फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति, तो वहीं से आप 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है फ्रांस, तो रफली याद रख सकते हैं उसको, कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आता है विश्व युवा कौशल दिवस, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, याद रखिएगा। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेशनल मंडेला को आपको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम बार 14 बैंकों को 19 जुलाई 1969 में ही आपको राष्ट्रीयकरण किया गया था, और दूसरी बार 5 बैंकों को 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, चलिए आगे हम निकलेंगे। 20 जुलाई चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहली बार आपको अपोलो 11 से अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसमें से प्रथम नाम किनका था, नील अम्बराशन का था। ठीक, नील अम्बराशन का एड्रिन दूसरे व्यक्ति थे और माइकल कोली तीसरे व्यक्ति थे। माइकल कोली का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, यह तीसरे व्यक्ति थे। लेकिन माइकल
जो अंतरिक्ष अपोलो 11 में 3 आदमी गया था, उसमें माइकल कोली तीसरे व्यक्ति थे। 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर उतरा था, जिसमें आपको नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे और आपको एड्रिन जो थे दूसरे व्यक्ति थे। लेकिन कोली जो थे, माइकल कोली, वो आपको जो यान है उसी में रह गए थे उसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए, तो माइकल कोली का डेथ हो गया अभी हाल ही में, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं उसको। चलिए, 26 जुलाई को कारगिल स्थापना दिवस, 26 जुलाई को कारगिल स्थापना दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में, ये भी बात याद रखिएगा, 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ था। आगे हम निकलेंगे। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। 70% बाघ भारत में है। आपको हाल ही में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 2967। सर्वाधिक बाघ वाला राज्य जो है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो 30 है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बिहार में आपको बाघ अभयारण्य कौन है? तो वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, एकमात्र बाघ अभयारण्य है बिहार का। नेक्स्ट आते हैं 20 जुलाई विश्व मानवाधिकार तस्करी दिवस। इसका कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, रफली याद रख सकते हैं, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए होगा, 1 मिनट, हाँ खत्म हो गया। अब आते हैं पुस्तक। तो देखिए, पुस्तक में सब पुस्तक आप लोग को पूछता नहीं है, लेकिन जो बिहार एसआई के एग्जाम देते होंगे ना, वो पुस्तक को थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि पुस्तक उसमें 1 या 2 पूछ देता है, ठीक। तो पुस्तक बिहार एसआई का जिनको टारगेट है वो छोड़ के नहीं चलेंगे, और बीपीएससी वाले जो इंपॉर्टेंट हम बताएंगे उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ अन एग्जाम वाले। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोरी, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोरी। देखिए, लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, इंपॉर्टेंट किताब हो गया। लेखक के ऊपर डिपेंड करता है कि किताब इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ साथ कोई पुरस्कार मिला होगा तो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट किताब है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोरी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, इंदिरा नूई जो है ये किताब लिखी है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि ये पेप्सिको के सीईओ अमेरिका में रह चुकी थी, ठीक। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ, ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ, जगदीश चंद्र मोहती, छोड़ के चल सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, रसिक ब्रांड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रसिक ब्रांड के नाम से ही किताब इंपॉर्टेंट हो गया, टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। नेक्स्ट आते हैं ब्रैंडम हामनसन, द रिमूव्ड, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका किताब का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नैसी जॉनसन, द काइंडेस्ट लाइन, द काइंडेस्ट लाइन, इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, चाइनीज रूम, यह संजीव मेहता के द्वारा लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आज अब की बार के जो किताब है उसमें आपको इंदिरा नूरी का किताब जो है, रसिक ब्रांड का किताब कौन है? द टेल्स फ्रॉम माई हार्ट, याद रखिएगा। उसके बाद आपको इंदिरा नूरी का जो किताब है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, याद रखिएगा। उसके बाद आपको अमर्त्य सेन की जो किताब है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोरी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, आगे हम बढ़ेंगे। दुर्घटना, इराक के अस्पताल में कोरोना वार्ड में आग लगने से 92 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोई ज़्यादा आपको इस न्यूज़ की आवश्यकता है नहीं। चलिए, आते हैं थल सेना का हेलीकॉप्टर पठानकोट के निकट दुर्घटनाग्रस्त, ये चर्चा में रहा था। जो झील है ना, रणजीत सागर डैम, उसमें यह हेलीकॉप्टर जाके गिर गया और चालकों की मृत्यु हो गई। तो इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि चर्चा में रहा था। और रणजीत सागर डैम जो है कहाँ है? तो ये जो डैम है आपको पंजाब में है, ठीक है। किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाल के राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ सिंचाई होता है, अन्य क्षेत्र में भी होता है, लेकिन ये हनुमानगढ़ जिला पहले राजस्थान रेगिस्तान से प्रभावित था, लेकिन अब यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है इस नहर के कारण। तो यहाँ पे ये बात याद रख सकते हैं। रणजीत सागर डैम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं चर्चा में कारण, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विविध। विविध जो है यहाँ पे है भारत और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 और इंद्र नेवी 2021। भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास होता है। कौन कौन? एक है इंद्र केवल इंद्र, और दूसरा है इंद्र नेवी, याद रखिएगा, ठीक। कहाँ हुए हैं? इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, यहाँ याद रख सकते हैं। तो इंद्र जो हुआ है युद्धाभ्यास वो हुआ है वोल्गोग्राद, रूस में पड़ता है, वहाँ पे हुआ है, ठीक। चलिए, आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है न्यूज वो है आपके लिए, और इंद्र नेवी जो हुआ है वो बाल्टिक सागर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बाल्टिक सागर। इंद्र नेवी कहाँ हुआ है? बाल्टिक सागर। मैप पे जाकर देखिए तो बाल्टिक सागर है कहाँ। चलिए, बच्चों में मूलभूत साक्षरता
गणना कौशल के विकास हेतु निपुण कार्यक्रम आपको बताया है, इस न्यूज को पहले भी बता चुके हैं। तो ये निपुण याद रखिएगा, बच्चों में मूलभूत साक्षरता के विकास के लिए, डिजिटल शिक्षा के विकास के लिए इसको लाया गया निपुण कार्यक्रम को। निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निपुण का फुल फॉर्म होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसको तत्कालिक शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। धर्मेंद्र आपको रमेश पोखरियाल, अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक, चलिए आगे आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। ए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, AI फॉर ऑल। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जिसमें मतलब कोई काम कराया जाता है किससे? मतलब मशीन से। मशीन से कोई काम किया जाता है, वो AI के एग्जाम्पल है। आप स्क्रीन लॉक रखते हैं, हाथ धरते ही खुल जाता है फिंगरप्रिंट, वो भी AI के एग्जाम्पल है। और बहुत सारे AI के आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक, तो AI पूरे नागरिक के लिए विकास किया जाए, ऐसे कार्यक्रम लाया गया है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI की बुनियादी समझ बनाने के उद्देश्य से इस पहल आपको AI फॉर ऑल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के बाद के अवसर पर यह योजना लाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने के लिए बांस के जो वृक्ष होते हैं को लगाने की खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की बोल्ड योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना हो गया। बोल्ड योजना किससे संबंधित है? तो मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए बोल्ड योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो बांस का पौधा लगाया जाएगा। ठीक, जिससे खादी और ग्रामोद्योग को भी कच्चा माल मिल सकेगा। अब देखिए बोल्ड का क्या फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर रफली आ सकते हैं बोल्ड। तो बम्बो ने बांस होता है, ओसिस माने रेगिस्तान की हरी भरी भूमि होती है। तो बोल्ड ओसिस ऑन लैंड इन द ड्रॉट, देख रहे हैं बोल्ड ओसिस मतलब बॉम्बे को हरी भरी क्षेत्र कहाँ पे? तो सूखा वाली भूमि में, ऐसे करके याद रख सकते हैं। बोल्ड की फुल फॉर्म हो गया। इस योजना की शुरुआत खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, उदयपुर जिला से किया गया। जिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोल्ड योजना इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? तो मरु स्थलीकरण को रोकने के लिए। और कौन शुरू किया है इस योजना को? खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय कहाँ से शुरू किया गया है? तो राजस्थान से शुरू किया गया है। बोल्ड योजना में क्या किया जाएगा? तो बांस का पौधा लगाया जाएगा। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सपो 2020। एक्सपो 2020 जो है यह कहाँ पे होगा? तो यह परियोजना अब दुबई में होगी। दुबई में होने वाला है क्या? एक्सपो 2020। इस वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आपको 2021 से लेकर 2022 तक होगा। भारत इसमें भाग लेगा, साथ साथ 192 देश भाग ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो गए। इस आयोजन का जो थीम है वो आपको क्या है? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर, याद रखिएगा। कनेक्टिव माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ऑटो एक्सपो स्थगित। ऑटो एक्सपो जो भारत में 2 साल पर होते हैं उसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना महामारी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगती है इसमें, इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। 2020 में जो आयोजित हुआ था ऑटो एक्सपो वो कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ग्रेटर नोएडा में आगामी जो 2022 में होने वाले थे उसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना महामारी के कारण। चलिए नेक्स्ट जो आपके लिए न्यूज होगा वो होगा EV एक्सपो 2021। इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रदर्शनी EV एक्सपो का आयोजन कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब हो गया, अब आते हैं हम लोग, ये आपको नियुक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार जितने थे खत्म हो गए। अब हम खेल के बारे में देखेंगे। तो खेल में अब की बार ओलंपिक है, तो ओलंपिक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओलंपिक है तो PD बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आप लोग को याद करना ही करना होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला जो न्यूज़ है वो क्या है। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है आपके लिए श्रृंखला के बारे में देखा कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे श्रृंखला, दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज श्रृंखला। तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कोई रिकॉर्ड बन गया तो इम्पोर्टेंट होगा। भारत इंडिया श्रीलंका, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि भारतीय टीम के जो कप्तान है रेगुलर विराट कोहली, वो कप्तानी न करके शिखर धवन के द्वारा इसका कप्तानी किया गया था। भारत श्रीलंका श्रृंखला में कप्तान कौन थे? तो शिखर धवन, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। ठीक, बस उतना ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं कुछ। नेक्स्ट आते हैं ICC के CEO मनु सोहनी का त्यागपत्र दे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ICC के CEO कौन थे? मनु सोहनी, त्यागपत्र दे दिए। कौन नियुक्ति होंगे? जब नियुक्ति होंगे तो देखा जाएगा। 28 वर्ष के अंतराल के पश्चात अर्जेंटीना कोपा अमेरिकन विश्व कप का विजेता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कर दीजिए। कोपा विश्व कप का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। देखिए अब कोपा जो होता है
कोपा अमेरिकन फुटबॉल जो होता है वो आपको दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महादेश है उसको मिला के उस सब देश खेलते हैं कोपा अमेरिका। इसीलिए इसको पूरा अमेरिका के नाम पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका को मिला के अमेरिका कहा जाता है। तो आपको कोपा अमेरिका जो फुटबॉल है उसके विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। हारा कौन? तो ब्राजील हारा, याद रखिएगा। वो विजेता मतलब कौन है? ब्राजील है। आयोजन कहाँ हो रहा था इसका? तो ब्राजील में हो रहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसीलिए जोर दे रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पार्ट बनेंगे तो बनेंगे। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपको अर्जेंटीना के लियोन मेसी को दिया गया। वैसे लियोन मेसी का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो लियोन मेसी फुटबॉल खेलते हैं, इन्हीं को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ये 4 वर्ष पर होते हैं। आगे जो होगा वो कब होगा? तो 2024 में होगा, ठीक। क्योंकि 20 में इसका आयोजन होना था तो कोरोना महामारी का 1 वर्ष इसका आयोजन घसका दिया गया था, तो 21 में हुआ है। लेकिन 20 के अनुसार 4 वर्ष पर होगा 24 में। ओलंपिक भी 24 में होगा, ना कि 25 में होगा, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। चलिए, यूएफ यूरो कप इटली विजेता, ये आपको 2020 में होनी थी लेकिन 21 में हुआ है। इसका विजेता कौन बना? इटली बना, और आपको ब्रिटेन इसमें पराजित हुआ। यह फाइनल मुकाबला ब्रिटेन में ही खेला गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। ये भी 2024 में फिर से होगा। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इटली के गियान लुइगी डोनारूमा को दिया गया है। गियान लुइगी डोनारूमा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिस्ट दिया है। तो हाँ, इटली जो है यूरो कप को दूसरी बार जीता है। ये लिस्ट दिया है कौन कप विजेता बना है, तो उसका आपको जरूरत है नहीं, उसको छोड़ कर चल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट में देखिए विंबलडन, नोवाक जोकोविच और एसेल बार्टी एकल किताबों के विजेता। बस देखिए, टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक हो गया, पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, दूसरा फ्रांस होगा, तीसरा विंबलडन होंगे, और चौथा जो होगा वो कौन सा होगा? अमेरिकन ओपन होगा, ठीक। फ्रांस ओपन जो होता है वो मिट्टी पे खोला जाता है। फ्रांस ओपन को हम लोग रौला गौरा के नाम से जानते हैं। इसको पेरिस ओपन के नाम से भी जानते हैं। विंबलडन जो होता है घास पे होता है। क्या चीज़ पे होता है? घास पे होता है, याद रखिएगा। ये दोनों जो है अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो लास्ट में, फर्स्ट में और लास्ट में होता है, ये आपको कले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक। एक टाइप का मिट्टी का प्रकार ही है, वो कोर्ट बना दिया जाता है उसका, तो याद रखिएगा। तो इतना बात। अब आते हैं हम लोग पेरिस विंबलडन के विजेता कौन बने हैं। तो विजेता जो है पुरुष विजेता वो नोवाक जोकोविच है, ठीक। और फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई इसके पहले जो विंबलडन हुए हैं ना, उसके पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो चुके हैं और पेरिस ओपन भी हो चुके हैं। तो दोनों के विजेता अब जो बने हैं नोवाक जोकोविच भी ही बने हैं, याद रखिएगा। और जो यहाँ पे आते हैं महिला में विजेता जो बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है आपको एसेल बॉटी। इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है एसेल बॉटी। पहले क्रिकेट खेलती थी, उसके बाद ये टेनिस खेलने लगी, और टेनिस में आपको अनेकों ओपन किताबों का विजेता रही है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड फिक्स। कोई ज़रूरत नहीं है इसका, जब पूरा फाइनल हो जाएगा 1 वर्ष का विजेता घोषित किया जाएगा, उनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिए वाट्स पेन जो है क्या चीज़ के ड्राइवर हैं? रेड बुल नामक कार चलाते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि फेमस खिलाड़ी हैं ये भी। लुइस हैमिल्टन आपको 2020 के फार्मूला रेसों के विजेता हैं। 21 का फैसला अभी होना बाकी है क्योंकि 23 ओपन आपको फार्मूला रेस होते हैं, 23 का ये याद रखना मुश्किल है। तो एक विजेता का नाम याद रखिएगा, वहीं क्वेश्चन बनेंगे तो बनेगा। तो अब 2020 के लिए विजेता कौन बने हैं फार्मूला रेस का? तो लुइस हैमिल्टन बने हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये मर्सिडीज का आपको गाड़ी चलाते हैं, ठीक। तो 21 का भी फैसला होना बाकी है, तो वहाँ पे फैसला हो जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग टोक्यो ओलंपिक। क्या देखेंगे हम लोग? टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य सहित 7 पदक भारत ने जीता। तो देखिए, अभी तक का सबसे अधिक पदक जीता गया है। इसके पहले आपको जो लंदन ओलंपिक हुए थे 2012 में, वहाँ पे 6 पदक जीता गया था। अब की बार 7 पदक जीत लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी पदक विजेता हैं सबका नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका राज्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कौन सा खेल खेलते हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप लोग बहुत सारे ओलंपिक न्यूज़ पढ़े हैं, हम इम्पोर्टेंट है उसको बता देंगे। यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक जो है आपको 32वें ग्रीष्मकालीन खेल है, ओलंपिक है, जिसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 ईयर्स का बढ़ा दिया गया। अब जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है 24 में, वो पेरिस में होगा। उसके बाद 28 में जो ओलंपिक होने वाला है वो आपको कहाँ होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। उसके बाद जो 32वें ओलंपिक होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, याद रखिएगा। ये सब आपको याद रखना ही होगा। तो ये टोक्यो में ओलंपिक समाप्त हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये न्यूज़ बता दें कि भारत ने सबसे अधिक पदक मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसमें 7 पदक जीते हैं। इसके पहले लंदन ओलंपिक में भारत कितने पदक जीता, तो 6 पदक जीता। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले नाम जो है कौन कौन पदक जीते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे 23 वर्षीय हरियाणा के रहने वाले कौन है, हरियाणा के रहने वाले 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, या कहिए तो एथलेटिक्स में बहुत सारे खेल आते हैं, उसमें से जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यह पहला मौका था जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता। पहला भारतीय हैं जो आपको एथलेटिक्स में कोई पदक जीते हैं, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। इसके पहले भी स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के चीन में जो ओलंपिक हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, उसमें जीता गया था। लेकिन वो जो स्वर्ण पदक जीते थे वो था क्या चीज़ का मुकाबला, तो वो था निशानेबाजी का मुकाबला 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक, इसीलिए एथलेटिक्स में पहला विजेता व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक या कोई भी पदक जीतने वाले कौन है, तो यह है आपको नीरज चोपड़ा। लेकिन कहिए पूछेगा कि प्रथम विजेता कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है आपको अभिनव बिंद्रा। स्वर्ण पदक तो हमारे हॉकी में ऑलरेडी 8 आ ही चुके थे, ये लोग व्यक्तिगत स्पर्धा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब उनका हो गया। उसके बाद आपको बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं जो हरियाणा आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, पीवी सिंधु, उन्होंने कांस्य पदक जीता इस बार। इसके पहले जो 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे आपको इन्होंने आपको क्या जीता था, तो वहाँ पे जीते थे ये रजत पदक। क्या जीते थे, रजत पदक। अब की बार कांस्य पदक जीते हैं, तो लगातार 2 ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला हो गई है। इसके पहले लगातार 2 ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाले आपको सुशील कुमार बने थे, जो पहलवान है, आजकल जेल में है अपने एक साथी पहलवान की हत्या के कारण। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हॉकी में भारत ने 41 वर्ष के बाद में फिर से कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक के मैच जो हुआ था वो किसको हरा के भारत जीता, ये इंपॉर्टेंट जाएंगे, तो जर्मनी को हरा के जीता, याद रखिएगा। और हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक कौन जीता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, तो अब बेल्जियम जीता है। बेल्जियम से ही भारत का मुकाबला था सेमीफाइनल में, जिसने बेल्जियम ने भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है वहाँ पे महिला जो है महिला हॉकी, वो भी आपको सेमीफाइनल में गई थी, लेकिन आपको ब्रिटेन से हार गई, जिसके कारण उन्हें कोई पदक नहीं मिला। लेकिन प्रथम बार भारतीय महिला हॉकी स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंची थी, याद रखिएगा। और पुरुष जो थे आपको 41 वर्ष के बाद में हॉकी में कोई पदक जीते हैं। इसके पहले 1980 ईस्वी में आपको स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी टीम पहली से असल महिला वाला बात चल रहा है भारत। हाँ, भारोत्तोलन में आते हैं यहाँ पे। तब भारोत्तोलन में जो है रजत पदक जीती कौन, मीराबाई चानू कौरवन मल्लेश्वरी के पश्चात भारोत्तोलन में पदक ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। वहीं मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली असम के, अब देखिए मीराबाई चानू कहाँ करने वाले, मणिपुर के, याद रखिएगा। और थी कांस्य पदक कौन जीती है, तो यहाँ पे एक जीते हैं लॉलिना बुरगोहेन, असम के रहने वाली है, मुक्केबाजी में जीती है। एमसी मैरीकॉम के बाद दूसरी महिला बनी है जो मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती है। रजत पदक विजेता रवि दाहिना भी हैं, जो पहलवान है, रवि दाहिना का नाम याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते हैं, ये भी पहलवान है। ये इसके पहले भी पदक जीता जा चुका है पहलवानी में, योगेश्वर दत्त के द्वारा, उसके बाद सुशील कुमार के द्वारा, और आपको याद रखिएगा। ठीक,
और एक महिला पहलवान है, उनका नाम थोड़ा सा अभी मिस करें, आगे बता देंगे। इस बार भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे बड़ा दल था अब की बार के ओलंपिक में, सबसे बड़ा दल था, ये बात याद रखिएगा। कितने सदस्यों का दल था? तो 228 सदस्यों का दल था, जिसमें से 127 आदमी गेम खेलने वाले गए थे और बाकी आदमी देख रेख के लिए कोच वोच होंगे और स्टाफ होंगे, ठीक। और भारत ने 28 कर रहे हैं 18 खेलों में भाग लिया, 18 खेलों में भाग लिया, याद रखिएगा, 18 खेलों में भाग लिया। चलिए यहाँ पे आगे निकलेंगे। वर्ष 2020 के 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन आपको 23 जुलाई से 8 अगस्त हुए हैं। डेट नया नया है, हाल ही में एग्जाम कोई है तो याद रखिएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए हैं। यह दूसरा अवसर था जब टोक्यो ने मेजबानी किया था। पहला कब किया था इसके बारे में पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक कब है? 24 में, पेरिस में। चलिए बाकी सब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने का। यहाँ पे पदक विजेता का लिस्ट दिया है कि कौन ओलंपिक कहाँ हुए हैं उसके बारे में है। तो ये फर्स्ट वाला याद रखिएगा कि 1896 में एथेंस में ही हुआ था। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टोक्यो वाला ओलंपिक है, याद रखिएगा कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 206 देशों ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है 21 में हुआ है जापान में, और कितने स्वर्ण पदक इसमें थे? तो 339 स्वर्ण पदक थे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। एक मिनट दोस्तों। मार्क पास्ट हुआ था, उसमें भारत को 21वां स्थान मिला था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में महिला मुक्केबाजी एमसी मेरी कॉम जो थी, हाँ इस बार 2 खिलाड़ी ही झंडा के साथ जा सकते थे। तो आपको एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों आदमी गए थे। मनप्रीत सिंह और एमसी मेरी कॉम दोनों ने आपको राष्ट्रीय झंडा के साथ मार्क पास्ट किए थे। उसके बाद आते हैं भारतीय दल जो गया था आपको, उसमें सबसे प्रमुख कौन व्यक्ति थे? तो वो थे आपको भारतीय भारोत्तोलक संघ महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र प्रसाद बैसो, ये आपको अध्यक्ष थे। याद रख सकते हैं रफली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन रफली याद रखिएगा। परंपरा के अनुसार मार्क पास्ट जो होता है ओलंपिक का, उसमें यूनान का झंडा सबसे आगे रहता है और सबसे पीछे जो होता है मेजबान देश का रहता है। उसके बाद वर्ण क्रम के अनुसार ABCD के अनुसार नंबर होता है। तो 21वें स्थान पर भारत का नंबर था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस वर्ष जो जापान में ओलंपिक हुए हैं टोक्यो ओलंपिक, उसका जो मिराई तोइबा जो था वो क्या था? तो ये शुभंकर था। मिराई तोइबा क्या है? शुभंकर था, जो नीले रंग का था, ठीक। उसके बाद जो पैरा ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में ही अभी शुरू होने वाले हैं, तो इसके जो शुभंकर हो जाएंगे वो कौन होंगे? सोमैटी हो जाएंगे। सोमैटी कौन? सोमैटी। बाकी सब यहाँ पे याद रहे। हाँ, कुल कितने खेल इसमें हुए थे अब की बार में? तो 23 खेल हुए थे, याद रखिए। 23 नहीं 33 खेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। 33 खेल हुए हैं और 50 विधाओं के कुल 339 स्पर्धा हुए हैं। वहाँ पे स्वर्ण पदक जो बताए थे हम 205 देश और स्वर्ण पदक, तो वहाँ पे स्वर्ण पदक नहीं है, वो क्या है? स्पर्धा है, याद रखिएगा, स्पर्धा है। 4 जो खेल थे उसको शामिल किया गया है 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक में नया पर। ये चारों खेल का नाम आप लोग को याद रखना चाहिए: स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। मोस्ट भी है, याद रखिएगा। स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। और 2024 के ओलंपिक के लिए ब्रेक डांस को भी शामिल कर लिया गया ओलंपिक में, ये आप याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक वाला में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। इसके साथ साथ ये 4 तो ऐड हुए ही थे, साथ साथ बेसबॉल जो है आपको 13 वर्ष के अंतराल पर फिर से इसको शामिल किया गया था। तो 4 नए खेल ऐड हुए थे और बेसबॉल को फिर से दोबारा इसमें शुरू किया गया, जो पहले बंद कर दिया गया था। ये बात यहाँ पे आप लोग रफली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 33 खेल हुए हैं, जिसमें से 339 स्पर्धा हुए हैं और 340 स्वर्ण पदक रहे हैं। 340 स्वर्ण पदक हो गए, 338 रजत पदक हो गया और आपको 402 कांस्य पदक हो गया। यहाँ पे खेल के अनुसार कुछ गेम है जहाँ पे केवल स्वर्ण पदक नहीं दिए जाते हैं, रजत पदक नहीं दिए जाते हैं।
इसीलिए 340 हो गया है। तो उसी का एक एक गेम है वैसा, तो उसी का रजत पदक एक घट गया, एक स्वर्ण पदक बढ़ गया। और कांस्य पदक में कुछ ऐसे खेल है जहाँ पे जो सेमीफाइनल में चल गया तो दोनों आदमी को कांस्य पदक दे दिया जाता है, इसीलिए उसके संगे 402 हो गए। तो यहाँ पे केवल स्वर्ण पदक याद रखिएगा 340 और 338 याद रह जाएगा रजत। और स्पर्धा कुल कितने स्पर्धा थे, तो 339 थे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम आएंगे, अभी तक भारत द्वारा जीते गए व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जो है याद रखिएगा। तो प्रथम भारतीय कौन थे, जो प्रथम भारतीय केडी जाधव थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था, कांस्य पदक हेलेंसिकी ओलंपिक में हुआ था। ठीक, और ये सब नाम है। अब की बार के विजेता लोग के नाम याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो करते हैं, मीराबाई चानू भारोत्तोलन करती है, रवि दाहिया कुश्ती करते हैं, बजरंग पुनिया कुश्ती करते हैं, लवलीना बुरागोवा कुश्ती करती है, असम की रहने वाली है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। ठीक, और पुरुष के हॉकी टीम के भी विजेता बने हैं जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे। इसके पहले भी आपको नॉर्मन पिचेट के द्वारा 2 रजत पदक भारत की तरफ से जीते गए थे, लेकिन ये भारत के नाम से नहीं खेले थे, ये व्यक्तिगत नाम से खेले थे, ये भारत में जन्मे थे बस। ठीक, इसीलिए इनको भारत का नहीं माना जाता है। तो ये आपको 1916 ओलंपिक में भाग लिए थे। भारत पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से 1920 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। चलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे जितने थे आपको ओलंपिक खेल में बता दिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 206 देश ने भाग लिया इसमें। कितने देश, 206 देश। और 4 नए जो खेले गए हैं खेल, उसका नाम याद रखिएगा। बाकी सब जितने इम्पोर्टेंट थे आपको बता दिए, याद कर लेना चाहिए। अब आइए यहाँ पे हम कुछ देखेंगे। भारत देखिए, रूस जो था 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों से प्रतिबंधित है ड्रग के कारण। ठीक, डोपिंग के कारण, ड्रग नहीं डोपिंग के कारण। तो 2021 का जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें रूस अपना झंडा के थ्रू नहीं खेला था, बल्कि किस नाम से खेला था, रशियन ओलंपिक समिति ROC के झंडा के तले इस नाम से रूस ओलंपिक खेल में भागीदारी लिया था, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए भारत का स्थान कौन रहा ओलंपिक में, तो 38वां 48वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा, 48वां स्थान रहा। ठीक, प्रमुख स्पर्धा है जिसमें विजेता कौन कौन है, तो हॉकी में देखिए, हॉकी में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं, तो बेल्जियम जीता है, महिला में नीदरलैंड जीती है। ठीक, भारत कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा हॉकी में। और रजत पदक हॉकी में कौन जीता है पुरुष में, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक, और महिला वाला एक स्वर्ण पदक याद रखिएगा, ब्रिटेन का कांस्य पदक जिसने भारत को हरा के जीता, ये बात याद रखिएगा। बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फुटबॉल याद रखिएगा, फुटबॉल पुरुष में ब्राजील जीता है, महिला में कनाडा जीती है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, टेनिस में एकल स्पर्धा में एलेक्जेंडर जेराव के द्वारा जीता गया है, और महिला में बेलिंडा बेंसिक के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए एलेक्जेंडर जेराव जो है जर्मनी के रहने वाले हैं, और बेलिंडा बेनरिक जो है स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं। और बैडमिंटन में देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको, महिला जो जीती है कांस्य पदक स्वर्ण पदक वो है जेन यूफी। कौन है, जेन यूफी, याद रखिए कौन है, जेन यूफी। और पीवी सिंधु क्या जीती है, ये जीती है कांस्य पदक। भारत के आपको जो है ताई त्सुजिंग जो है, इन्होंने ही आपको हराया था पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को ताई त्सुजिंग चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही हराया था। वो आपको फाइनल में प्रवेश किए और जेन यूफी से हारकर रजत पदक भी जब बने, मतलब विजेता बने। तो तीनों आदमी के नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, गोल्फ में आप लोग एक आदिति अशोक का नाम याद रखिएगा, जो चौथे स्थान पर रहकर महिला गोल्फ में पदक से चूक गई। 3 दिनों तक 3-4 राउंड तक के दूसरे स्थान पर बनी थी, लेकिन अंतिम राउंड में यह चौथे स्थान में चली गई। एक शॉट मिस हो जाने के कारण यह आदिति अशोक जो थी आपको पदक से वंचित रह गई। तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए सबसे मतलब प्रथम स्थान पर कौन है, सबसे अधिक पदक कौन जीता है, तो अमेरिका जीता है, कुल 39 स्वर्ण, याद रखिएगा 39 स्वर्ण के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर, कुल 113 पदक। ठीक, रजत पदक 41 को और कांस्य पदक 33 को, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद चीन दूसरा स्थान पर है, पदक नहीं याद रखते लेकिन नाम याद रखिएगा। रूसी ओलंपिक समिति के बारे में बताइए दिए। इंडिया का याद रखिएगा लोग कि इंडिया जो जीता है आपको 101 स्वर्ण, 2 कांस्य, 2 सिल्वर, रजत पदक और 4 कांस्य, कुल 7 पदक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
ठीक। और ये जो है आपको योगफल जो है यहाँ पे ये स्वर्ण पदक बताता है, ये रजत पदक बताता है, ये कांस्य पदक बताता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, आगामी खेल कहाँ होगा तो 2024 में होगा। कहाँ पे तो पेरिस में होगा, पेरिस में होगा। और आपको पैरालंपिक खेल टोक्यो में ही होने वाले हैं 2020 वाला, मतलब ओलंपिक खेल जहाँ पे होते हैं ना वहीं पे पैरालंपिक भी होता है। तो जो 20 वाला कहाँ पे होगा तो टोक्यो में, और आपको 24 वाला कहाँ पे होगा तो पेरिस में। ठीक। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में चीन के द्वारा किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो बीजिंग में होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेता, कुछ व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। वैसे किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले वह दूसरे व्यक्ति हैं। उनसे पूर्व आपको हॉकी में तो 8 बार जीता गया है, लेकिन व्यक्तिगत में अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में खेल जीत चुके हैं। ये एथलीट्स में पहले विजेता बने हैं नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक का। इतना हो गया नीरज चोपड़ा की तरफ से, बाकी सब उनको पुरस्कार उसका दिया गया। हाँ, आर्मी के राजपूतान राइफल से सम्मानित है, याद रखिएगा, आर्मी के राजपूतान आपको राइफल सम्मानित है। पुरस्कार की घोषणा की गई है, वो सब है, नहीं पूछेगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन में रजत पदक जीती है, जो आपको मणिपुर के रहने वाली हैं, याद रखिएगा। इन्होंने 39 किग्रा वर्ग में, महिलाओं का वजन के आधार पर वर्ग बांटा जाता है, उसमें 39 किग्रा वर्ग में यह विजेता बनी है। कुल 202 किग्रा इन्होंने वजन उठाया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 202 किग्रा वजन उठाया था कुल। अब देखिए यहाँ पे 87 किग्रा फर्स्ट राउंड में, 105 किग्रा सेकेंड राउंड में, मिला के वजन उठाया था 202 किग्रा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक। और इनको जो हराया चीन के खिलाड़ी थे, उन्होंने 212 केजी कुल वजन उठाया था। हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा। मीराबाई चानू के पहले भारोत्तोलन में कौरवा मल्लेश्वरी के द्वारा 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता गया था। चलिए, यह दूसरी भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब आते हैं नेक्स्ट नाम जो है हमारा, वो है रवि दाहिया। ये भी कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके पहले कुश्ती में आपको इसी ओलंपिक में, इनके बाद में आपको बजरंग पुनिया के द्वारा विजेता बना गया है। ठीक है, इन्हीं के भाई जो है रवि पुनिया, ये आपको चौथे स्थान पर रह गए, सेमीफाइनल में हार गए थे। ठीक। अब देखिए, रवि दाहिया के पहले और बजरंग पुनिया के पहले भी आपको सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त के द्वारा कुश्ती में पदक जीता जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजरंग पुनिया बताइए दी इनके बारे में, ये भी आपको हरियाणा के रहने वाले हैं, और ये 65 किग्रा वजन में आपको पदक विजेता बने हैं। और ये बने हैं जो आपको, इनको देख लीजिए कितने किग्रा में बने हैं, तो 57 किग्रा में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती है 2016 में रियो डी ओलंपिक में आपको सिल्वर मेडल जीती थी, मतलब रजत पदक जीती थी। तो लगातार 2 ओलंपिक में यह पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। इसके पहले पुरुष सुशील कुमार थे। ठीक, ये आपको बता दिए। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये जो है आपको आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इसमें नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट जो है आपको कौन है, तो वो है आपको लॉलिना बोरगोहेन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, असम की रहने वाली है। ये मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती है 69 किग्रा वर्ग में। ठीक। और इनको 2020 में ही आपको क्या दिया गया था, तो इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक। इसके पहले भी महिला के में श्रेणी में MC मेरीकॉम के द्वारा 2012 में पदक जीता जा चुका है। देखिए दिया है, 2020 में अर्जुन पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। हॉकी पुरुष कांस्य पदक विजेता 41 वर्षों के बाद, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक। आपको महिला ओलंपिक के कप्तान कौन थी, सेमीफाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ हार गया, कांस्य पदक नहीं जीत पाई, तो रानी रामपाल थी महिला ओलंपिक में कप्तान। और पुरुष के कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह थे। महिला ओलंपिक में सेमीफाइनल में प्रथम बार भारतीय महिला पहुंची थी, और ब्रिटेन से आपको हार गए, ब्रिटेन से हार गए। कांस्य पदक जो जीता है भारत, जर्मनी को हरा कर जीता 5-4 से। 5 गोल भारत ने किया और 4 गोल जर्मनी ने किया। भारत के कप्तान कौन थे, तब आपको मनप्रीत सिंह थे। इसके पहले सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम से हारना पड़ा था।
और ठीक याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। तो स्वर्ण पदक कौन जीता हॉकी का? तो बेल्जियम जीता। और रजत पदक कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। और कांस्य पदक भारत जीता। इसके पहले आपको 1980 ईस्वी में मॉस्को ओलंपिक जो हुए थे उसमें भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 41 वर्षों के बाद में फिर से कांस्य पदक विजेता बना है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से जो आपको सितंबर का पीरियड था, जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें थे जो आपको याद रहना चाहिए आपको बता दिए हैं। ठीक, तो आप लोग हमारे सीरीज से जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।